चलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोग को पिछला वीडियो में बताया विद्युत धारा से रिलेटेड एक वीडियो बनाया। अब उसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखिए, वीडियो नंबर जिसको 2 बोलेंगे, इसको देखिएगा अच्छा से। किस प्रकार से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, विद्युत धारा फिजिक्स का है, फिजिक्स से फिजिक्स हमने कल बताया, क्या समझ लीजिए कि विद्युत धारा जो होता है वह बताया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें आवेश प्रवाह होता है। बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इस प्रकार से हमने बातें किया था, एक वीडियो बनाया था, उसको वीडियो को देखिएगा। मैं चलिए आगे वीडियो नंबर बनाता हूं, देखिएगा थोड़ा सा आगे वीडियो को किस प्रकार से समझना है, उस प्रश्न को देखिएगा गौर से। हमने यहां तक बता दिया था कल पिछला वीडियो में कि विद्युत रोधी क्या है। देखिए ध्यान से, कहता है कि विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। मतलब कहने का मकसद मेरा यह है कि विद्युत रोधी वैसे पदार्थ को कहते हैं जेकरा में कहता है कि एक भाग से दूसरे भाग तक करंट का फ्लो नहीं होता है, विद्युत धारा नहीं जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कांच, शीशा में अगर करंट का फ्लो किया जाए तो उसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होता है, इसीलिए इसको विद्युत धारा के नाम से विद्युत रोधी के नाम से जाना जाता है। लाह, कोई चीज जलने वाला है ना, उसको बोला जाता है लाह। पिघला हुआ चीज को लाह बोला जाता है। रबड़ में भी होता है। शुद्ध, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए शुद्ध जल जो है वह कैसा है, तो यह एक विद्युत रोधी पदार्थ है। शुद्ध जल कैसा है? विद्युत रोधी पदार्थ है। प्लास्टिक, इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। सूखी सूखी हवा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नमी वाली हवा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चीनी मिट्टी में देखिएगा, बोला जाता है गाँव में कि चिनिया मिट्टियां लगा देंगे ना तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसमें लाइन करंट का फ्लो नहीं होता, यानी चीनी मिट्टी में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इत्यादि विद्युत रोधी पदार्थ हैं। मतलब हम लोग समझें कि विद्युत रोधी पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे चलिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, जिसे संकेत के रूप में C द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश यानी देखिए बाबू कि अगर आवेश Q बराबर फॉर्मूला पूछता है तो I इंटू T होता है। अगर देखिए विद्युत धारा को एम्पियर बोला जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि ध्यान दीजिए, क्या बोल सकते हैं कि एम्पियर इंटू सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड अगर मात्रक दे देगा एग्जाम में तो पर भी क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलम कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो है ना बाबू, वो बहुत घुरा फिरा के पूछने लगा है, तो हम लोग रटले रहते हैं, याद कर ले रहते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, लेकिन हम लोग फार्मूला के आधार पर उसका दूसरा एसआई मात्रक ड्राइव कर सकते हैं। जैसे देखिए Q बराबर होता है I इंटू टी। तो I विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। टी का मतलब क्या होता है? समय, तो समय का क्या होता है? सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। जैसे देखिए Q बराबर IT हुआ था। अगर यहाँ से हम तीन चीज, अगर I का भी निकालेंगे तो देखिए I बराबर क्या आता है, तो I बराबर हम निकालेंगे तो Q बटा क्या आ गया? T आ गया, Q बटा T। तो बस ऐसे तो जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। बताइए आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। अब बटा क्या हो जाएगा? सेकंड। कूलम बटा सेकंड, यानी कूलम बटा सेकंड भी दूसरा मात्रक हो सकता है किसका? विद्युत धारा का। समझिएगा, इस प्रकार से हमको एग्जाम में क्या करती है, पूछा जाता है।
विद्युत विभव क्या है? चलिए देखिए विद्युत विभव क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है से। चलिए देखिए विद्युत विभव क्या है। कह रहा है कि किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाप है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। यानी कोई काम को जब करते हैं तो काम को करने में हमको क्या ला रहे हैं? तो कह रहा है कि आवेश ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? आवेश ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? तो अनंत से ला रहे हैं। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर अनंत से ला रहे हैं एक क्यू आवेश को। तो यहां से यहां तक जाने में हमको क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा। तो कार्य कई है, कार्य किए हम, लेकिन क्याची में कार्य किए? तो क्याची के लाए? तो हम लाए आवेश को। क्या लाए? आवेश को। तब विभव को भी बराबर काम किए हम W कार्य, क्याची को लाए थे? तो आवेश को लाए थे, तो Q। तभी बराबर W बटा Q मात्रक फार्मूला हो सकता है। यानी बताइए, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो याद रखिएगा कि जूल पर कूलाम जो मात्रक होता है वो विद्युत विभव का होता है। और अगर जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। याद रखिएगा कि जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और अगर जूल पर कूलाम और वोल्ट, यानी कहने का मकसद यह है कि विभव का डिफिनेशन वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वोल्ट का पूरा नाम था आलसेंद्रा वोल्टा। यह वोल्ट नामक था, इसीलिए अपना नाम पर ही विभव का ऐसा ही मात्रक रख दिया था। क्या? वोल्ट। अब वोल्ट जब न रहेगा एग्जाम में तो जूल पर कूलाम अवश्य रहेगा। चलिए आगे देखिए विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो यहां से बता रहा, देखिए जो चीज हम बताए से लिखा हुआ कार्य बटा आवेश। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल पर कूलाम हो गया, तो जूल पर कूलाम को देखिए क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सोना? वोल्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। विभवांतर देखिए कहा है, बस विभव का थोड़ा सा डिफिनेशन है। मान लिया जाए कि दो बिंदु है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। एक बिंदु मान ले कि ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। और दोनों को बीच का, या मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक में तो कुछ करने में कार्य करते हैं, W मानते हैं कार्य करते हैं। तब विभव कहता है कि VAB जो होता है वह कार्य तो करवे करेंगे W। तो W कितना कार्य करेंगे? तो A और B को, A और B से, तो A और B से करेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या है? तो मानेंगे क्या आवेश है? तो WA बटा क्या? Q। यानी विभवांतर कहता है कि दो बिंदु को, बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा ना, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। विभव कहा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विभव कह रहे थे। विभवांतर कह रहा है कि हम दो बिंदु के बीच के अंतर को, माने बिंदु नंबर एगो A पॉइंट्स नंबर B, ये दोनों के बीच में हमको कार्य करना पड़ेगा W, ठीक है। अब दोनों के बीच के अंतर को हम ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तब विभवांतर का ही फार्मूला हो गया WAB बटा Q। यानी बताइए V बराबर W बटा Q हो जाएगा। यानी तो W बराबर V इंटू Q। यानी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट या जूल पर कूलाम। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? तो वोल्ट कहते हैं। याद रखिएगा। आगे नंबर सवाल है आपका, क्या कह रहा है? तो विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कह रहा है एक ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है।
ऋण आवेश निगेटिव आवेश वाला जो है वह कहां से, तो निम्न विभव से कहां तक, उच्च विभव तक की ओर गतिशील होता है, माने गमन करता है। कौन, ऋण आवेश वाला। कहां से, निम्न विभव से कहां तक, उच्च विभव तक। विद्युत धारा देखिए क्या है, बोलता है प्रति सेकंड किसी चालक से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब एक सेकंड में जो आवेश प्रवाह हो जाएगा उसी को हम कह सकते हैं विद्युत धारा। तो बताइए, देखिए विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला यहां लिखा गया है, यानी विद्युत धारा बराबर I बराबर क्या होता है, Q बटा T। बताया, माने एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाह होगा चालक में उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो बताइए, आवेश का तो मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हमने बताया कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है, और यही चीज को हमको एम्पियर बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है, ए से। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए समझिए कि विद्युत धारा बराबर लिखा Q बराबर I इंटू टी लिखा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है, इसे एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर। और इसे संक्षेप में ए अथवा एएमपी लिखा जाता है। किसको, एम्पियर को। कहते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 1 नैनो एम्पियर बराबर 10 के पावर -9 एम्पियर होता है। कहता है कि आवेश किसी चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है, आवेश किसी चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। अतः आवेश बराबर बता रहा है कि Q बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को n और E से इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर वो फॉर्मूला होता है n इंटू ई। और याद रखिएगा कि E का जो मान होता है, आवेश का जो मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। कौची का मान, E का मान होता है। याद रखिएगा कि E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यानी याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलाम होता है। अगर 1 कूलाम बराबर बोले जाए तो याद रखिएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, तो देखिए भागा दे देना है, क्या 1 कूलाम बराबर, तो 1 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम को जब भागा दे दीजिएगा तो आपको ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब कूलाम से इलेक्ट्रॉन का मान पूछेगा तो इतना होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन से कूलाम का मान पूछेगा तो इतना होगा। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं प्रश्न। सेल देखिए क्या है, सेल बैटरी बोलता है एक सेल एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, मशीन है, यानी जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। विभवांतर बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं, तो सेल कहा जाता है। सेलों के सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सेल के पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, बैटरी कहते हैं। सेल के सामूहिक व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे कहता है कि विद्युत परिपथ क्या है। देखिए विद्युत परिपथ बता रहा है आपको, कह रहा है बाबू कि विद्युत परिपथ तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस रास्ता से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। याद रखिएगा, बंद विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, किंतु खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। याद रखिएगा, किस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो बंद विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह
होता है, लेकिन खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे है एमीटर। देखिए एमीटर बोलता है एमीटर जिस यंत्र द्वारा किसी किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीटर। यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से, एमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ के? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए आगे है वोल्टमीटर। 2 मार्क्स का पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न। इस सब 2-2 मार्क्स का है। बताइए, ये भी 2 मार्क्स का है। तो बोल सकता है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। कहता है यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। कौन? वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम। वोल्टमीटर क्या मापने वाला यंत्र है? तो वोल्टेज को, विभवांतर को। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को नाम क्या है? एमीटर। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए क्या है, ओम का नियम क्या है? बोलता है निश्चित तापक्रम पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। यानी भी समानुपाती आई है। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। आर एक कैसा वैल्यू है? नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। याद रखिएगा। अब बताइए कि प्रतिरोध ये जो प्रतिरोध हम पढ़े, ये किस नियम में पढ़े? किस नियम में आया? तो ओम के नियम में आया। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक भी ओम में होता है। ठीक है, फिर से समझे। ओम का नियम क्या बताया? तो निश्चित तापक्रम पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो बताया कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ाते हैं तो करंट को बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी क्या होता है? बढ़ता है। वही बात कह रहा है। तो बताइए, जब हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, नियतांक वैल्यू। तो नियतांक वैल्यू हमें क्या आया? आर आया। क्या आया? आर। तो यार किस नियम में आया? तो ओम के नियम में आया। तो इसीलिए आर का नाम है प्रतिरोध, और इसीलिए प्रतिरोध का भी मात्रा कौन सी होता है? ओम में होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे चलिए। देखिए लिखा हुआ है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या? ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर के ऐसनका अक्षर से ऐसे सूचित किया जाता है। मुंह खोल दीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आगे चलिए समझिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए, पहला चालक के पदार्थ पर। कहता है विभिन्न पदार्थों से बने चालक का प्रतिरोध भिन्न होता है। मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग चालक का प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि अलग अलग पदार्थों से बने चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अलग अलग होता है। चालक के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर कर सकता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर कह रहा है चालक की लंबाई पर। तो कहता है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात कहने कि जितना हम लंबा तार को ले जाएंगे उतना ही उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। यह कह रहा है तार की मोटाई पर। कहता है किसी तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर समानुपाती, बोला व्युत्क्रमानुपाती एल बाय ए लिख सकते हैं। बताइए, तो इसको लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध, और बट्टा में नीचे है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती, माने आर प्रतिरोध जो है वो किसके? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती
समानुपाती है। यहां से समझ सकते हैं हम कि किस प्रकार कह रहा है। देखिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, आप लोग को एक पॉइंट्स इससे रिलेटेड किस प्रकार से है। ये कहा कि R बराबर रो इंटू एल, मतलब समानुपाती कहा हमको। क्या कहा? समानुपाती कहा। R समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए। समझिए तो ये R होगा और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एगो रो आता है। इसको हंसुआ नियन जो है ना, इसको रो पढ़ा जाता है। और एल वाई क्या होता है? ए। ठीक है, समझिए। इसको नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, चाहे प्रतिरोधकता इसको नाम है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नाम, प्रतिरोधकता नाम है, प्रतिरोधकता। अब समझिए कि जब प्रतिरोधकता नाम है तो रो बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आर इंटू ए हो जाएगा नीचे में, और आर इंटू ए ऊपर में चल जाएगा, अवेल कहाँ? नीचे। अब देखिए इसका एसआई मात्रक की हम बात करते हैं बाबू, इसका एसआई मात्रक की हम बात अगर करते हैं तो देखिए किस प्रकार से ये एसआई मात्रक का बात होता है। देखिए कह रहा है क्या कि रो का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक समझिएगा किस प्रकार से, दम कंसेप्ट समझिएगा। अभी बताएं कि आर केकरा में आया था? तो ओम के नियम में, यानी आर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हुआ? ओम हुआ। चलिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर गुना मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर। लंबाई है तो कुछ हो जाएगा मीटर। बताइए एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा तो रो बराबर क्या बचेगा? ओम और कौची एगो मीटर बच गया। यानी इसको लिखने का तरीका है संकेत ओम और मीटर, ऐसे लिखा रहेगा। यानी याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होगा वह ओम इंटू मीटर होगा। यही पॉइंट्स को आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए, कहता है आगे क्या कहता है समझिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है भी, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे कम होता है। यानी याद रखिएगा कि सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन होगा? तो चांदी। तो किसमें प्रतिरोध कम होगा? तो चांदी में होगा। चांदी में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता जो होती है से कम होती है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है। प्रतिरोधों का समूहन देखिए क्या है, बोलता है दो विधियों द्वारा प्रतिरोधकों का समूहन किया जाता है। समूहन माने उसको जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम समूहन, कहता है कि प्रतिरोधकों के ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम में कहा जाता है जब सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा, याद रख यही पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? यानी श्रेणी क्रम में कैसा विद्युत धारा रहता है? तब विद्युत धारा कांस्टेंट रहता है, सभी में बराबर विद्युत धारा जाता है। विद्युत धारा सभी में क्या जाता है? बराबर जाता है। लेकिन इन सभी प्रतिरोधों को विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। किसमें? तो श्रेणी क्रम समूह में। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कह रहा है प्रतिरोधों को ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम में कहा जाता है जब सभी प्रतिरोधकों को समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा सभी में समान जाता है, बराबर जाता है, लेकिन सभी प्रतिरोधकों को विभवांतर अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब पूरा प्रतिरोध का अगर योग निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो क्या करना है? सभी प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में किए थे उस सबको जोड़ देंगे आपस में, तो सब तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट बराबर खाली जोड़ले चल जाइए सीधा सीधी, तो सीधा सीधी माने R1 प्लस R2 प्लस R3। केकरा में? तो श्रेणिया में। केकरा में? श्रेणी में। किस में? श्रेणी में। चलिए श्रेणी क्रम से 4 गो प्रश्न यहां से आती है, पीछे से भी लेकर के। सबसे पहले विद्युत धारा का माप कौन करता है? एमीटर। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या रहता है? तो विद्युत धारा का मान समान, विभवांतर का मान अलग अलग। फिर क्या कहता है? श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस प्रकार से आगे है समांतर क्रम समूहन। कह रहा है कि समांतर क्रम समूहन, तो बोलता है
कि प्रतिरोधकों के ऐसे समूहन को समांतर क्रम में कहा जाता है जब सभी प्रतिरोधकों से असमान विद्युत धारा माने अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है। विभवांतर क्या रहता है? समान, एक समान रहता है, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। अब इनका समतुल्य प्रतिरोध निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त, माने समांतर क्रम तो सीरी में एक दूसरे के समानांतर रहता है, तो समानांतर क्रम जब रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3। यह होता है समांतर क्रम का। चलिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कौन दिया था? तो याद रखिएगा, जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया। इससे संबंधित 3 नियम दिया था। देखिए क्या, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R, H समानुपाती T। 3 नियम हो गया ना, ये तीनों को मिलाकर के बताया जाता है H बराबर I स्क्वायर RT। और उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का CGS मात्रक कैलोरी तथा SI मात्रक जूल होता है। चलिए आगे पॉइंट्स बताया कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। याद रखना होगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.2 जूल होता है। आगे समझते हैं हम। कहता है कि H बराबर I स्क्वायर RT। यहां से हम फॉर्मूला बताया गया है कि क्या बताया गया है बाबू? तो H बराबर VIT है। फॉर्मूला लगा दिया, H बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू क्या हो जाएगा? T। यहां से हम कर करके फॉर्मूला I बराबर V बटा R होता है, तो यहां से लिख देंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R हो जाएगा। इस प्रकार से हम फॉर्मूला ला सकते हैं। कहते हैं दिए गए विभवांतर एवं समय के लिए उत्पन्न उष्मा का परिमाण प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, उष्मा जो आ रहा है से किसके? R नीचे है कि ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है। कहता है यदि एक ही विभवांतर को 2 प्रतिरोधकों पर आरोपित किए जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। कह रहा है कि यदि एक ही विभवांतर को 2 प्रतिरोधकों पर आरोपित किए जाए, एक ही विभवांतर के 2 प्रतिरोध अलग अलग पर किए जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों में अधिक उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से चलिए, विद्युत शक्ति क्या है? देखिए, पावर, विद्युत का पावर। कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है। फिर से समझेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, हम लोग जब चलते हैं तो कह रहा विद्युत, किसी विद्युत परिपथ में उस ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा बटा क्या? समय। ऊर्जा लगता है किससे? समय से। समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगता है, तो विद्युत ऊर्जा बटा समय होता है किसका मात्रक? शक्ति का। याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक P बराबर W बटा T, कार्य बटा समय। इस प्रकार से, तो कार्य कैसा कार्य? तो विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार से तो P बराबर V इंटू आई भी होता है, P बराबर V इंटू आई या I स्क्वायर इंटू R होता है, P बराबर I स्क्वायर भी R होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, यहां से लाया गया है, आपको प्रश्न देखिए कैसे बताया गया है। कहता है कि P बराबर, ये फार्मूला लावल है, P बराबर एक वाउ शक्ति वाला फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा R, ये भी होता है। P बराबर W बाई T भी होता है, तो यहाँ से W बराबर P इंटू T भी कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मूला ला सकते हैं। वही कह रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड। देखिए, यानी P बराबर W बाई T, तो W किसका? जूल, और समय का कौची? सेकंड, तो जूल पर कौची? सेकंड, अर्थात क्या कहते हैं उसको? वाट कहते हैं। तो याद रखिए, 1 किलो वाट बराबर 10 के पावर 3 वाट होता है, 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा का मतलब 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे कहता है मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोक्ता का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में लिया जाता है। इसे संक्षेप में BOT भी कहा जाता
है, अर्थात एक यूनिट एक वोल्ट बराबर 1 किलोवाट घंटा, यानी एक यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। इस पॉइंट से याद करनी है। चलिए आगे पॉइंट समझते हैं। अब क्या है इसे देखिए, क्या है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग कह रहा है निम्नलिखित विद्युतीय उपकरण विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जैसे बिजली का हीटर, विद्युत इस्त्री या आयरन, रूम हीटर, टोस्टर, सोल्डरिंग रॉड इत्यादि। इस सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इस प्रकार के विद्युतीय यंत्र में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का तापन अवयव होता है। यानी कहने का मतलब कि जितना भी जिकरा से उष्मा लेते हैं, हीटिंग होता है, ओकरा में उसका कुंडली जो बनाया रहता है वो कुंडली नाइक्रोम का बनाया रहता है। याद रखिएगा कि अगर पूछे जाए कि विद्युत इस्त्री, आयरन पूछ दे, चाहे हमको हीटर पूछ दे, चाहे रूम हीटर पूछ दे, कुछ पूछे, अगर उससे उष्मा लेते हैं तो उसमें जरूरी है, नेसेसरी है कि नाइक्रोम का कुंडली जरूर बनावल गया होगा। अब नाइक्रोम किस किस का मिला रहता है आगे बताता हूं। कहता है नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा लोहा से बना मिश्र धातु होता है। कौन? नाइक्रोम। कहता है तापन अवयव की प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए, साथ ही इसका गलनांक बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर गलनांक कम कर देंगे हम बताओ विद्युत हीटर को, तो जैसे ही गर्म होगा तो गल न जाएगा, इसीलिए गलनांक बहुत अधिक होता है ताकि बहुत क्षमता करंट को बहुत देर तक बर्दाश्त करे, जिकरा कारण उसको क्या करे, हमें उष्मा में परिवर्तित करके दे दे। आगे नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तथा गलनांक बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता भी बहुत अधिक होती है और गलनांक भी बहुत अधिक होती है। किसको? नाइक्रोम की। चलिए आगे है विद्युत बल्ब। समझिए विद्युत बल्ब क्या है से। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन नामक धातु का पतला तार होता है। किसको? विद्युत बल्ब का। इसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब का गलनांक कितना होता है बाबू? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका? फिलामेंट देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे 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 करके लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे ना, देखिएगा तो यही चीज जो लगाया रहता है पतला तार, यही विद्युत बल्ब का फिलामेंट। तो किस चीज का? टंगस्टन का बना रहता है। किसका? टंगस्टन का बना रहता है, जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरा रहता है। कोई पूछे कि विद्युत बल्ब के अंदर किस गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भर देते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो यह हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर टंगस्टन का फिलामेंट भंगुर होकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो हमें बल्ब जिससे खराब हो सकता है, तो हमें पैसा लगा तो उसका अच्छे से यूज होता है, इसीलिए उसमें कंपनी ने क्या करता है कि नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस विद्युत बल्ब के अंदर क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। चलिए फ्यूज समझते हैं हम। फ्यूज क्या है? जो हम लोग घर के अंदर लगाया जाता है फ्यूज। फ्यूज देखिए, हम आपको घर के अंदर जो मेन वायरिंग होता है, जहां से ट्रांसफार्मर पर से बिजली आती है, वहां पे घर में फ्यूज लगाया रहता है। किस लिए? कि अगर 440 हो, कहीं पे लाइन गड़बड़ाए, तो लाइन खराब की वजह से क्या होती है कि पूरा घर का वायरिंग भी खराब कर सकता है। इसीलिए हम फ्यूज लगा देते हैं ताकि मेरा घर का पूरा वायरिंग बच सके। उसी चीज को बचाने के लिए हम फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज। कहता बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। इसमें जास्ता और लेड, याद रखिएगा फ्यूज कौची का बना रहता है? मिश्र धातु है, तो जास्ता या लेड, शीशा और टीन की मिश्र धातु का तार लगा रहता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक लेकिन गलनांक कम। अगर बताइए गलनांक अगर हम बढ़ा देंगे तो फ्यूजवा फ्यूजे ना होगा, तो नहीं फ्यूज होगा तो पूरा घर के वायरिंग बर्बाद कर देगा। इसीलिए फ्यूज का गलनांक कम और विद्युत हीटर का गलनांक अधिक होना चाहिए, उसका नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। चलिए आगे समझिए पॉइंट्स। कहता है, देखिए क्या कहता है, ये फार्मूला है P बराबर आई स्क्वायर, यानी P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये तो बताया ही अभी, यही चीज है आपको।
तो इसने पॉइंट को हम इतने पढ़े बाबू। इस 2 वीडियो हमने इस पे विद्युत धारा पर बनाया है, आप दोनों वीडियो को अच्छी से देखिएगा तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको 90% से ऊपर ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।